चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सारी बेसिक अकाउंटिंग जो आप लोगों ने आज तक सीखी है वो यहाँ पर अप्लाई होने वाली है। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है हर डिपार्टमेंट अपनी परचेज अलग कर रहा हो, अपनी सेल अलग कर रहा हो, तो हर डिपार्टमेंट के प्रॉफिट किस तरीके से निकालने हैं। या हो सकता है लाइक आपने प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा था कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, फिर फाइनली वो सेल होता है। दैट इज कॉल्ड एज इंटर प्रोसेस। तो अगर इंटर प्रोसेस किसी तरह के प्रॉफिट जनरेट किए जा रहे हैं तो अकाउंटिंग किस तरीके से होगी। ऑल टुगेदर इस चैप्टर में न्यू कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। जितनी अकाउंटिंग आपने आज तक सीखी है वो ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके अंदर यूज होगी। एक भी न्यू कॉन्सेप्ट आपको इसमें सीखने को नहीं मिलेगा। 5 तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं जो मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। और बहुत ही सिंपल है, ओपन माइंड से बैठिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए Z Limited has 3 departments and submits the following information for the year ending 31 मार्च। 31 मार्च की उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि डिपार्टमेंट ए ने 6000 यूनिट्स परचेज किए, बी ने 12000 यूनिट्स, डिपार्टमेंट सी ने 14400। किसने कितने यूनिट्स परचेज किए वो उसने बता दिया, लेकिन परचेज अमाउंट आपको नहीं बताया। परचेज अमाउंट उसने टोटल बता दिया कि इनकी टोटल परचेजेस जो है वो 6 लाख रुपए की हुई तीनों डिपार्टमेंट को मिलाकर। सेल डिपार्टमेंट ए ने इतने करे, डिपार्टमेंट बी ने इतने, डिपार्टमेंट सी ने इतने। ये यूनिट्स वाइज आपको गिवन है। सेलिंग प्राइस आपको पर यूनिट बताया कि डिपार्टमेंट ए का जो प्रोडक्ट है वो 40 रुपये यूनिट बिकता है, बी का 45 रुपीज़ यूनिट, डिपार्टमेंट सी का 50 रुपीज़ पर यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है कि किस डिपार्टमेंट पे कितने यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्या आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आता बनाना? भाई यही तो सीखा है बचपन से, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, क्रॉस प्रॉफिट, यस और नो। मेन चीज़ डिटेल चाहिए, ओपनिंग स्टॉक चाहिए, परचेजेस पता होनी चाहिए, और उसके बाद सेल्स वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक पता होना चाहिए। मेन चीज़ वो है। तो एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इज यूनिफॉर्म इन ईच केस। इसका मतलब क्या है कि अगर डिपार्टमेंट ए X% प्रॉफिट जनरेट कर रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो डिपार्टमेंट बी भी X% कर रहा है और डिपार्टमेंट सी भी X%। मतलब अगर डिपार्टमेंट ए 20% ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो डिपार्टमेंट बी भी 20% ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और डिपार्टमेंट सी भी 20% ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन उसने बता दी आपको कि जो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स है वो यूनिफॉर्म है, मतलब सेम है हर केस के अंदर। देखिए एक छोटी सी चीज़ मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से निकालनी आती है, जिसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो हाँ या ना, यस और नो, श्योर। बोलते रहा करो, थोड़ा पार्टिसिपेट करो क्लास के अंदर, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो बेटा, चाहे आप ये जीपी रेशो 1 यूनिट की निकालो, चाहे आप 100 यूनिट पे निकालो, चाहे आप 50 यूनिट पे निकालो, ऑब्वियसली द जीपी रेशो विल ऑलवेज रिमेन सेम। हाँ या ना, चाहे आप पर यूनिट निकालो जीपी रेशो, चाहे आप 100 यूनिट्स पे बता लो, या चाहे एंटायर सेल्स पे निकालो, जीपी रेशो जो है वो हमेशा क्या आएगी आपकी, सेम आएगी। नहीं समझ में आया? चलो समझाता हूँ। सपोज सेल्स प्राइस 10 रुपये है और उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट जो है 8 रुपये आया, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 2 रुपये। तो अगर आप जीपी रेशो निकालते हो 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100 कितनी आती है? 20%। अब मैं आपको बोलता हूँ कि सपोज इसकी यूनिट्स जो सोल्ड हुई वो 200 यूनिट सोल्ड हुई, तो आपने बोला सेल्स वैल्यू होगी 200 मल्टीप्लाई बाय 100 2000, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होगा वो होगा 1600 रुपये। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपने बोला ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना आएगा? 400 रुपये। तो जीपी रेशो आप देखेंगे 400 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? 20%। तो चाहे आपने पर यूनिट निकाली या एग्रीगेट यूनिट्स पे निकाली, जीपी रेशो तो हमेशा सेम आनी है। तो देखो मैंने वही पहली चीज लिखी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो रिमेन सेम वेदर वी कैलकुलेट इट ऑन सिंगल यूनिट, 10 यूनिट्स और एनी नंबर ऑफ यूनिट्स। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कुछ रीजन अभी आपको बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन के अंदर ये आपको बड़ा क्लियरली गिवन है कि रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इज यूनिफॉर्म इन ईच केस, मतलब कि जितना ए पे आप कमा रहे हो उतना ही बी पे और उतना ही सी पे। इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज यूनिफॉर्म इन ईच केस। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, देखो अभी जस्ट फॉर
द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द जीपी रेशो, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जो मैंने यूनिट्स परचेज करी हैं, मैं उसकी सेल्स वैल्यू निकालने वाला हूँ। क्यों निकालने वाला हूँ? क्योंकि परचेजेस की मुझे कॉस्ट पता है। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए यू नीड बोथ द एस्पेक्ट्स, द सेल्स वैल्यू एज वेल एज द कॉस्ट, ओनली देन यू कैन कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट। यस और नो? नाउ मुझे परचेजेस की कॉस्ट पता है, तो जितनी यूनिट्स मैंने परचेज करी हैं, अगर मैं उसकी सेल्स वैल्यू निकाल लूँ, जैसे कि मैंने यहाँ निकाली है, देखिए यूनिट्स परचेज 6000, 12000, 14400 था। यस और नो? तो अगर मैं इसको सेल्स वैल्यू पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो मैंने यूनिट्स परचेज करी हैं उसकी मेरे पास क्या आ जाती है? सेल्स वैल्यू आ जाती है। और कितनी आ जाती है? दैट इज 2,40,000, 5,40,000 और 7,20,000। समझ में आएगा? तो द टोटल सेल्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 15 लाख। नाउ यू आर absolutely right, you are raising an objection in front of me कि सर why you are computing the sales value of units purchased? आप जो यूनिट्स परचेज करी हैं उनकी सेल्स वैल्यू क्यों निकाल रहे हो? एक अलग ही जहान हमारे सामने क्यों क्रिएट कर रहे हो? अभी तो बोल रहे थे चैप्टर में एकदम बेसिक प्रिंसिपल लगेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल हमने कहाँ सीखा कि यूनिट्स परचेज्ड की सेल्स वैल्यू निकालनी है? अरे तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं तुम्हें यही तो समझा रहा था कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो चाहे आप 1 यूनिट पे निकालो, 10 पे निकालो, कितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स पे निकालो, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। मैं एक्चुअली थोड़ी बनिए वाली बुद्धि लगा रहा हूँ, वो ये कि सेल्स वैल्यू निकल गई किसकी? जो आपने परचेजेस की थी उसकी सेल्स वैल्यू निकल गई, और उसकी कॉस्ट मुझे पता ही है कि कितनी है, 6 लाख। तो मतलब उस पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 9 लाख। तो यहां से मैं एटलीस्ट एक बार अपनी जीपी रेशो निकाल लूंगा। 9 लाख बटा 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 9 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, विच कम्स आउट टू बी हाउ मच? 60%। देखो, जरूरी थोड़ी ना है कि आपने जितनी यूनिट सोल्ड करी हैं उसी पे जीपी रेशो निकालो। सपोज मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर, ये जो अभी मैंने आपको यहाँ साइड में सॉल्व करवाया था, सपोज इसी के अंदर मैं आपको ये बात बोल दूं कि भैया इस क्वेश्चन के अंदर हमने परचेज करी थी से 150 यूनिट्स। आप 150 यूनिट्स पे निकाल के देख लो एक बार के लिए। सेल्स वैल्यू 150 यूनिट्स की कितनी बनती है? 150 मल्टीप्लाई बाय 10, दिस कम्स आउट टू बी 1500। और अगर आप उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं तो 150 मल्टीप्लाई बाय 8 कम्स आउट टू बी हाउ मच? 1200। सो इफ यू विल कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट, दैट विल बी द 300। सो नाउ इफ यू विल सी, दिस विल बी 300 डिवाइडेड बाय 1500 multiplied by 100, this again comes out to be 20%. You can see I am computing on single unit, I am computing on units sold, I am computing on units purchased. Whatsoever is the situation, in all the situations the gross profit ratio remains same. So same here, in order to compute the GP ratio, I know I need both the cost as well as the sales value. Only the cost of purchases is given, that's why I am computing the sales value of units purchased so that we are in a position to compute the gross profit ratio, ताकि हम gross profit ratio निकाल पाए। मेरी बात समझ में आई आपको? श्योर? पक्का? जीपी रेशो निकल गया यहाँ तक। अब इसके बाद देखो, आपको सेल्स वैल्यू पर यूनिट पता है बेटा 40, 45 और 50। तो आप क्या करेंगे? 40, 45, 50 है, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 60% जो है वो आप माइनस करेंगे, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट 16, 18 और 20। ये आपका कॉस्ट पर यूनिट आ गया 16 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये, सबसे पहली चीज़। अब इसके बाद आपको पता निकालना है ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक पता है, सेल्स वैल्यू पता है, परचेजेस पता है। तो देखिए, वी नो सिंपल फॉर्मूला दैट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, यूनिट्स की टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स कम्स आउट डाउन टू बी क्लोजिंग स्टॉक। भाई यूनिट्स के टर्म में सपोज आपके पास 100 यूनिट्स थी, आपने 1000 यूनिट्स और परचेज करी और 800 यूनिट सेल हो गई, तो क्लोजिंग स्टॉक आप पे कितना बचा? 300 यूनिट। हाँ या ना? ये चीज़ों में महारत हासिल हो चुकी है अब तक आपको। सो नाउ सी इफ़ यू विल, ओपनिंग स्टॉक अगर मुझे निकालना है तो सेल्स उधर ले जाऊं, परचेजेस भी उधर ले जाऊं, तो फॉर्मूला विल बी सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस। सेल्स आपको पता है एक ही, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, एज वेल एज परचेजेस आपको पता है। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको गिवन थी, आप ऐसे डिनाई ना करिए मेरे को। परचेजेस की यूनिट्स आपको पता है, सेल्स की यूनिट्स पता है, एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक की पता है। सो नाउ जस्ट बाय पुटिंग दिस इन द फॉर्मूला आई विल गेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 720 यूनिट्स, 480 यूनिट्स एंड 612 यूनिट्स। ठीक है, और कॉस्ट पर यूनिट 16, 18, 20 था। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वैल्यू भी आ जाती है कि ओपनिंग स्टॉक की टोटल वैल्यू कितनी है? 32,400 रुपीज़। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। समझ में आई बात? श्योर? नाउ आफ्टर दैट
क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो यूनिट्स आपको पता ही है, कॉस्ट आपके पास आ चुकी है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। फिर परचेजेस में आपको यूनिट्स पता ही हैं तो उसको आप कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके पास आ गया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, जिसका सम टोटल किसके इक्वल आना चाहिए, 6 लाख के, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर ये जो है वो कितना था, 6 लाख। सो नाउ यू हैव ऑल द फिगर्स, द ओपनिंग स्टॉक, द क्लोजिंग स्टॉक, द परचेजेस, द सेल्स। सो सिंपली यू कैन कंप्यूट योर ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका वर्किंग नोट बन गया सारा का सारा। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक आपने पुट कर दिया, परचेजेस आपने पुट कर दिया, सेल्स आपने पुट कर दी, क्लोजिंग स्टॉक आपने पुट कर दिया। सो सिंपली यू विल गेट योर ग्रॉस प्रॉफिट। सो नथिंग इज देयर, सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा तो कहीं ना कहीं मिनिमम साइड भी 6 नंबर से कम नहीं आएगा, अपर साइड 8 नंबर तक का ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो दिस वाज द टाइप 1। इसके बाद बात करेंगे टाइप 2 क्वेश्चन की, जब तक के लिए आप इसे नोट डाउन करिए फास्ट। थैंक यू। चलिए टाइप 2 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल है। Messrs Omega is a departmental store having 3 departments XYZ. The information regarding the 3 departments for the year ended is given below. अब आपको डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, डिपार्टमेंट X का ओपनिंग स्टॉक, Y का ओपनिंग स्टॉक, Z का ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस गिवन है, डेटर्स गिवन है, सेल्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, हर डिपार्टमेंट में कितना फर्नीचर है ये गिवन है, फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय ईच डिपार्टमेंट इन यूनिट्स। उसके बाद आपको अदर रेवेन्यू आइटम्स इन द बुक्स गिवन है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रेट्स, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, लेबर वेलफेयर। यू कैन सी ये आपको कंबाइंड फिगर्स गिवन है, इसमें कोई इन्होंने बाइफर्केशन नहीं दिया, जबकि ऊपर आपको बाइफर्केशन दिया है। तो इट्स वेरी सिंपल, जैसे आप कॉस्टिंग में ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही ये जो कॉमन कॉस्ट है आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है एक्स, वाई और जेड में एक स्पेसिफिक रेशो में। अब कौन सी कॉस्ट किस रेशो में जानी चाहिए, बड़ा सिंपल सा भाई, कैरेज इनवर्ड किससे रिलेटेड होता है, परचेजेस से। तो जो परचेजेस की रेशो है आप देखिए 1,32,000, 88,000 और 44,000। जब आप इसकी सिंप्लीफाई करके रेशियो निकालेंगे तो 3:2:1 आएगी। तो कैरेज इनवर्ट को हमें किस रेशियो में बांटना चाहिए, 3:2:1 में। देखो ये आप कॉस्टिंग ओवरहेड में बहुत अच्छे से करके आते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। कैरेज आउटवर्ड टर्नओवर से रिलेटेड होता है, यस और नो, तो टर्नओवर की रेशियो में बांटना चाहिए। टर्नओवर आप देखिए सेल्स यहाँ आपको गिवन है 180, 135 और 90, इसकी आप रेशियो निकाल लेंगे तो मेरे हिसाब से 12:9:6 और भी सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो नहीं हो रही है 4:3:2, ये आपकी टर्नओवर की रेशियो आ जाती है। ठीक है, इसके बाद सैलरीज आता है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो उसने आपको क्लियरली क्वेश्चन के अंदर गिवन है, देखिए इधर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 25, 20 और 15, इस रेशो में बांटना चाहिए। तो जस्ट इसमें कुछ भी नहीं है, आपकी ओवरहेड्स थोड़े से चेक हो रहे हैं कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला जितना आज तक पढ़ा है सब बेसिक लग जाएगा इसमें। एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स, डिस्काउंट अलाउड ऑब्वियसली किससे रिलेटेड होता है, टर्नओवर से रिलेटेड होता है आपके। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड परचेजेस से, रेंट रेट्स आपके फ्लोर स्पेस से रिलेटेड होता है, डिप्रिसिएशन फर्नीचर की वैल्यू से, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक यूनिट्स जो कि क्वेश्चन के अंदर आप देखिए यहाँ पे गिवन थी आपको, यस और नो। ठीक है, उसके बाद आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बात करें तो दैट इज डायरेक्टली लिंक विद द डेटर्स, यस और नो, क्योंकि आप प्रोविजन बनाते किस पे हो, डेटर्स पे बनाते हो। तो देखिए सारी इन्फॉर्मेशन उसने आपको कॉमन एक्सपेंस बता दी तो सारी ऊपर इन्फॉर्मेशन भी दे दी, जस्ट आपको अपना दिमाग लगाना है कि किसको किस रेशो में हमें बांटना है। उसके बाद देखिए उसने आपको क्या बोला है कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L बनाओ, बहुत ही सिंपल। ओपनिंग स्टॉक थोड़ा ब्लर है यहाँ पे, काम चलाना प्लीज, बुक का ही क्वेश्चन है आपके वैसे। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस, कैरेज इनवर्ट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये तो आपको डायरेक्टली गिवन है तो इससे बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट आ गए, यस और नो। कैरेज इनवर्ड आपको रेशो में लेना था इसमें बस। अब उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिखा, बाकी सारे एक्सपेंस जिस रेशो में आपने बांटे हैं वो सब यहाँ पे लाइन से आप देखिए आपने लिख दिए, यस और नो। तो ये सारे आप लिखेंगे इस तरीके से, कुछ भी नहीं है। देखो मैं इसमें आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, सच बोलूँ तो मैं आपको समझा कुछ नहीं रहा, क्योंकि अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व एट योर ओन लेवल। यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट योर अकाउंटेंसी। ठीक है, 95% कोर्स अब अपना कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आपके लिए अब कुछ भी नहीं है, ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप खुद करें तो ये आपके नेट प्रॉफिट आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा टाइप, खुद ट्राई करिए, कहीं फंसे तो उसके बाद सॉल्यूशन चेक करिए, बाकी फंसने वाली कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं। सो दिस वाज द टाइप 2। अब इसके बाद आएंगे टाइप 3 पे, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, फ्री के मार्क्स है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो 8 नंबर का।
चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस अच्छे होते हैं। डिपार्टमेंट में पी सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट एस एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। डिपार्टमेंट पी डिपार्टमेंट एस को बेचता है 25% प्रॉफिट पे ऑन कॉस्ट और डिपार्टमेंट क्यू को बेचता है एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट। मतलब पी एस को भी बेचता है और क्यू को भी। ऐसे डिपार्टमेंट एस जो है डिपार्टमेंट पी और क्यू को बेचता है एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड 30% ऑन सेल्स रिस्पेक्टिवली। ओके, डिपार्टमेंट एस पी और क्यू को बेचता है इतने इतने परसेंट प्रॉफिट पे। ऐसी डिपार्टमेंट क्यू बेचता है पी और एस को 20% और 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे। ओके, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जो हैं उन्हें 10% कमीशन मिलती है ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। अब ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपके लिए कोई नया टर्म नहीं है। दिस इज बेसिकली टॉकिंग दिस इज बेसिकली अबाउट द स्टॉक रिजर्व। ठीक है, तो वो जो बात कर रहा है आपसे स्टॉक रिजर्व को एलिमिनेट करने के बाद, अब ये बात आपको पता है कि अगर पी ने एस को बेचा या पी ने क्यू को बेचा और एस और क्यू के पास उसका कोई स्टॉक पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली एज ए होल तो पूरी एंटिटी एक है, तो उसका जो स्टॉक एस और क्यू के पास पड़ा हुआ है उसके प्रॉफिट्स जो है हम एलिमिनेट करते हैं। तो वही बात कर रहे हैं स्टॉक रिजर्व के थ्रू। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स आर एज फॉलो। अब देखो मजे की बात क्या है, आपको 10% कमीशन तो देनी है सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, मतलब जो भी प्रॉफिट्स आएंगे उसमें से आपको स्टॉक रिजर्व पहले एडजस्ट करना है, उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर आपको मैनेजर को कमीशन देनी है। ठीक है, मैनेजर को आपको कमीशन देनी है और यहाँ फिर आपके जो हैं वो प्रॉफिट्स बचेंगे। समझ में आई बात, मतलब फाइनल प्रॉफिट जो बचेंगे। लेकिन इसने क्या किया, आपको दिया है डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मतलब ये जो प्रॉफिट्स आपको गिवन है, ये गिवन है कि जो भी प्रॉफिट्स आए उस पे सीधे इन्होंने मैनेजर की कमीशन निकाल दी और वो प्रॉफिट्स आपको अब गिवन है। जो आपको गिवन है वो ये प्रॉफिट्स गिवन है, ये वाले 90,000, 60,000, 45, मतलब ये जो भी थे एक एक्स अमाउंट था तो उस पर 10% कमीशन देनी है, वो माइनस किया इन्होंने और बाकी आपको उन्होंने बता दिया, जो कि गलत है क्योंकि कायदे से पहले अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस होना था, फिर जो बैलेंस बचता उस पर मैनेजर कमीशन निकलती। चलिए, स्टॉक लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर आर एज फॉलो। ट्रांसफर फ्रॉम पी ने ट्रांसफ़र किया और एस के पास उसका 18,000 का और क्यू के पास 14,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। सेम वे ने एस ने ट्रांसफ़र किया जिसका डिपार्टमेंट पी पे 48,000 का और डिपार्टमेंट क्यू पे 38,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। क्यू ने ट्रांसफ़र किया जिसका डिपार्टमेंट पी पे 12,000 का और डिपार्टमेंट एस पे 8,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। फाइंड आउट द करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स ये वाला टाइप आ रखा है, इसे बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले स्टॉक रिजर्व देखते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट पी जो है एस को बेचता है 25% ऑन कॉस्ट पे और क्यू को बेचता है 15% ऑन कॉस्ट पे। यस और नो? देखिए, डिपार्टमेंट पी डिपार्टमेंट एस को बेचता है, डिपार्टमेंट क्यू को बेचता है। अब डिपार्टमेंट पी जो है पी का ट्रांसफर करा हुआ है, एस पे कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है? 18,000 रुपये का। यस और नो? 18,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। 18,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब पी ने जब एस को बेचा तो 25% ऑन कॉस्ट कमाया और ये बात आपको पता है बेटा, अगर 25% ऑन कॉस्ट होता है तो ऑन सेल कितना होगा? 25/125 ऑन सेल भाई। ठीक है, अब देखिए तो हम क्या करेंगे, जो एस के पास स्टॉक पड़ा हुआ है 18,000 का, देखो एस के पास 18,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब एस ने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सेल्स वैल्यू पर है भाई। पी ने भेजा एस को तो पी ने तो प्रॉफिट कमा के भेजा, तो मतलब एस पे जो 18,000 का स्टॉक दिख रहा है ये बेसिकली एक तरह से है किस पे? सेल्स वैल्यू पे है। ठीक है, तो 18,000 का 25/125 प्रॉफिट आ गया 3600। 25/100 ऑन कॉस्ट है तो 25/125 ऑन सेल्स। ठीक है, सेम वे डिपार्टमेंट क्यू को भेजा 15% ऑन कॉस्ट पे और क्यू पे पड़ा कितने का हुआ है? 14,000। तो 14,000 का 15/115, 15% ऑन कॉस्ट है तो 15/115 ऑन सेल होगा, दैट इज 1826। तो सम टोटल ऑफ दिस टू इज हाउ मच? 5,426। तो
ये 5426 क्या है? ये बेसिकली स्टॉक रिजर्व है कि डिपार्टमेंट पी ने एस और क्यू को माल भेजा, लेकिन एस और क्यू के पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो कायदे से डिपार्टमेंट पी उस पे अपने स्टॉक रिजर्व निकालेगा, उस पे जो उसने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए हैं उनको रिवर्स कर देगा, क्योंकि एज ए होल वो पूरी की पूरी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये चीज़ हमने ब्रांच अकाउंटिंग में भी देखी, बहुत जगह हम मल्टीपल जगह इन चीज़ों को ऑलरेडी देख के आ चुके हैं, बस यहाँ कंप्यूटेशंस करने का तरीका अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नया नहीं। सेम वे डिपार्टमेंट एस का माल पी और क्यू पे पड़ा हुआ है। देखिए डिपार्टमेंट एस जो है उसका माल पी पर है और क्यू पर है, 48 और 38 का, 48 38। अब कितना कितना कमाया? तो भाई सीधी सी बात है 20% एंड 30% ऑन सेल्स कमाया। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 20% और 30%, दिस इज 11,400 और दिस इज 9,600, द टोटल कम्स आउट टू बी हाउ मच? 21,000 रुपीज। समझ में आई बात? शो। सेम वे डिपार्टमेंट क्यू, पी को बेचा और एस को बेचा, कितना? अगर आप देखें 12,000 8,000, ठीक है, तो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा 12 और 8। इसके बाद प्रॉफिट कितने कमाए अगर उसकी बात करें तो 20% एंड 10% ऑन कॉस्ट है, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 20/120 और 10/110, तो ये आपका आ गया 2727। तो तीनों डिपार्टमेंट्स के स्टॉक रिजर्व के अमाउंट आपके सामने आ गए। पहले आप यहाँ तक सारा नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए अब अगर हम देखें एक छोटी सी चीज़, उन्होंने आपको प्रॉफिट्स दिए 90 60 45 एंड दिस इज आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। ये सुनो, सपोज प्रॉफिट्स अगर 100 थे सपोज, तो मैनेजर कमीशन उन्होंने एक तरह से इस पे 10 रुपये दे दी होगी। तो ये जो प्रॉफिट्स रिपोर्टेड हैं आपको गिवन है, प्रॉफिट्स जो गिवन है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट द 90% प्रॉफिट्स। अगर 100% प्रॉफिट थे उसमें से 10% कमीशन चली गई, तो ये जो प्रॉफिट आपको गिवन है दैट आर रिप्रेजेंटिंग द 90% ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स। यस और नो, ये 90% है एक्चुअल प्रॉफिट्स का। तो अब इसमें तो हम महारत हैं वैसे हमारे पास। अब कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स, डिपार्टमेंट पी के कितने गिवन है? 90,000 एंड दैट रिप्रेजेंट्स 90% of actual profit is equals to 90,000. So what will be the amount of actual profit? The actual profit will be how much? 90,000 divided by 90%, or you can say 90% आपने लिखा है, तो 90,000 divided by 90 multiply by 100. Yes or no? सेम वे विद डिपार्टमेंट एस, सेम वे विद द डिपार्टमेंट क्यू, यू कैन सी। तो ये आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स आ गए 1,66,667 एंड 50,000। समझ में? दीज आर योर एक्चुअल प्रॉफिट्स। अब इसमें जो अनरियलाइज प्रॉफिट्स आपने सारे वर्किंग नोट में निकाले हैं 2727, 21,000 और 5426, ये आप माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। ठीक है, फिर आप मैनेजर कमीशन इसमें से माइनस करेंगे 10% जो आपको बोला गया है, तो ये आपके पास रियल प्रॉफिट्स आ गए जो आने चाहिए थे, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि फाइंड आउट करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। तो बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट आपके चेक करता हुआ, स्टॉक रिजर्व के बेसिक कंप्यूटेशंस को चेक करता हुआ, 8 नंबर का मल्टीपल टाइम एग्जाम में रिपीट हो चुका है। बुक में भी आपको 2-3 क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिलेंगे, सब प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड विद दिस योर टाइप 3 गेट्स ओवर। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस द टाइप 4 एंड टाइप 5। थैंक यू। चलिए टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 कोई अलग टाइप नहीं है, बेसिकली है टाइप 2 और टाइप 3 का मिक्सचर थोड़ा सा। तो कुछ अगेन नया सिखाने के लिए नहीं, जस्ट मैं आपको हिंट्स देने वाला हूँ। मेजर सुमन इंटरप्राइजेस हैज 2 डिपार्टमेंट्स, फिनिश्ड लेदर एंड शूज। 2 डिपार्टमेंट है फिनिश्ड लेदर और शूज के। शूज आर मेड बाय द फर्म इटसेल्फ आउट ऑफ द लेदर सप्लाइड बाय लेदर डिपार्टमेंट एट इट्स यूजुअली सेलिंग प्राइस। जो लेदर डिपार्टमेंट है शूज डिपार्टमेंट को सप्लाई करता है रॉ मटेरियल और सेलिंग प्राइस पे करता है। फिगर्स आपको कुछ गिवन है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना है, बना लेंगे भाई। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, सेल्स गिवन है दोनों की। ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट, याद करो ब्रांच अकाउंटिंग में इस तरीके का हम क्वेश्चन करते थे, याद आ रहा होगा आपको कि ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट 30 लाख रुपए का। ठीक है,
30 लाख रुपए का शूज़ डिपार्टमेंट को लेदर डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र दिया। वहाँ होता था हेड ऑफिस ने ब्रांच को ट्रांसफ़र किया इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में। तो कुछ नहीं है, इसके लिए सेल्स होगी, इसके लिए एक तरह से परचेजेस होगी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस गिवन है, सेलिंग एक्सपेंस गिवन है, रेंट एंड वेयर हाउसिंग बाइफरकेटेड है इस बार, अच्छी बात। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, बहुत बढ़िया। स्टॉक इन शूज़ डिपार्टमेंट में बी कंसिडर्ड एज, जो शूज़ डिपार्टमेंट में स्टॉक है उसमें 75% लेदर डिपार्टमेंट का और 25% है दूसरे खर्चे। मतलब इसका 75% दैट कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 3,75,000। ये हम मानेंगे कि लेदर डिपार्टमेंट से है, बाकी जो 25% है वो अपना उसका खर्चा है, दैट इज 1,25,000। तो इस पे स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा हमें, जो फिनिश लेदर से शू डिपार्टमेंट पे आया हुआ है लेकिन अभी स्टॉक के अंदर है। फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट अर्नड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 15% इन 2001-2। देखिए यही बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। ये ओपनिंग देखो, पिछले साल का आपको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है। ये साल तो बेटा देखो 2002-3 एक तरह से अगर आप देखें तो, जबकि ये पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, इस साल का गिवन नहीं है। दिस विल हेल्प इन कैलकुलेटिंग द स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक पे स्टॉक रिजर्व निकालने में ये हेल्प करेगा। भाई जो ओपनिंग स्टॉक है 4,30,000 का, इसमें भी तो 75% स्टॉक दूसरे डिपार्टमेंट से आया होगा। ये सोनो 4,30,000 का 75% दैट इज 3,22,500। तो उसका 15% जो है दैट विल बिकम योर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक पे स्टॉक रिजर्व सेम परसेंटेज से नहीं निकालोगे आप, क्योंकि उसने स्पेसिफिक लिखा है ये लास्ट ईयर का जीपी रेशियो है। तो ओपनिंग स्टॉक का ही निकाल लो एक बार। दिस इज 4,8375 अभी जो दिख रहा है, ठीक है। तो आइए देखिए, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल्स गिवन है, ये आपने सिंपली पुट करनी है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर जो फिनिश लेदर ने शूज़ को ट्रांसफ़र किया था, शूज़ के लिए परचेजेस हैं और इनके लिए अगर देखा जाए तो एक तरह से सेल्स हैं। क्लोजिंग स्टॉक फिर ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पर जीपी रेशियो आएगी 42 लाख और इनकी जो सेल्स हैं वो कितनी है, दैट विल बी बेसिकली 1,80 लाख प्लस 30 लाख, ये भी एक तरह से सेल्स हैं। तो इनकी अब इस साल की जो जीपी रेशियो है दैट विल बी 42 लाख डिवाइडेड बाय 2,10 लाख। सो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, दिस कम्स आउट टू बी 20%। तो क्लोजिंग स्टॉक पे आप स्टॉक रिजर्व निकालने की सोच रहे हैं 375 पे, दैट विल बी 3,75,000 का 20%, 3,75,000 का 20%, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 75,000, ठीक है। तो ये सब आपका आ गया, सेलिंग एक्सपेंस, रेंट, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं सारी। अब आइए देखिए ज़रा एक एक चीज़। ये आपके नेट प्रॉफिट वहाँ से हमने जनरल P&L में ट्रांसफ़र कर दिए, 40-20 था। जनरल एक्सपेंसेस 8.5 लाख आपको बताए हैं, मेन चीज़ जिसके लिए हम बात कर रहे थे सारी की सारी, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है। ओपनिंग स्टॉक, उसमें 75% स्टॉक जो है वो फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट से आया है, कितना, दैट इज़ योर 3,22,500, जिस पे 15% उन्होंने कमाया हुआ है 4,8375। और ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, यस सोनो, रीजनिंग ऑल क्लियर है ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर। इसके बाद सेम वे जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका 75% 375 फिनिश लेदर डिपार्टमेंट से आया, इस पर उन्होंने 20% कमाया है, कितना, 75,000, ठीक है, ये सोनो। तो ये कैपिटल अकाउंट के अंदर फिगर चली जाएगी, यही उन्होंने वर्किंग नोट में आपको करके दिखा रखा है, ठीक है। ये लास्ट आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इससे टेक्निकल क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और देखिए ये चैप्टर करने का फ़ायदा तभी है जब आप कॉस्टिंग जो है अभी तक सारी देख चुके हैं, मेजॉरिटी कॉस्टिंग आप देख चुके हैं ऑलमोस्ट लास्ट के एक आधा चैप्टर छोड़ के, और बेसिकली आप अकाउंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तब इस चैप्टर को करके अत्यंत आनंद आता है, तभी इस चैप्टर को करने का फ़ायदा भी है, ठीक है। फिर आपको लगता है कि यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्टॉक रिजर्व वगैरह के कॉन्सेप्ट सारे वहीं से आपके क्रॉस लिंक्ड है। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर सक्सेस टू डिपार्टमेंट्स ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग एंड P&L, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। कंसोलिडेटेड होता है कंबाइन,
चलिए, ए और बी ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस, सेल्स, वेजेस, कैरेज, क्लोजिंग स्टॉक। परचेज्ड गुड्स मतलब जो उन्होंने खुद परचेज करे हैं, फिनिश्ड गुड्स जो उन्होंने बनाए हैं तो उनका क्लोजिंग स्टॉक है। परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड बाय ए टू ए, बी टू ए, बी ने ए को 10,000 के गुड्स ट्रांसफर करे और ए ने बी से परचेज करी है 8,000 की। फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड, ए ने बी को 35,000 रुपए के गुड्स ट्रांसफर किए हैं फिनिश गुड्स और बी ने ए को 40,000 के। रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स भी आपको गिवन है, ए टू बी और बी टू ए। चलिए, इसके बाद वो कह रहे हैं यू आर इन्फॉर्म दैट परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट। जो परचेज्ड गुड्स ट्रांसफर किए गए हैं, परचेज्ड गुड्स मतलब जो ए ने किसी से परचेज करे या बी ने किसी से परचेज करे, जो ट्रांसफर किए हैं वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे किए हैं। लेकिन जो फिनिश गुड ट्रांसफर किए हैं, फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस, बट फिनिश गुड जो है वो मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर किए गए। इन शॉर्ट, फिनिश गुड्स के ऊपर स्टॉक रिजर्व निकलेगा। 20% ऑफ द फिनिश स्टॉक एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेड फिनिश गुड रिसीव फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। तो देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप ओपनिंग स्टॉक डाल दीजिए, परचेजेस डाल दीजिए, वेजेस डाल दीजिए, कैरेज डाल दीजिए। 4 इन्फॉर्मेशन तो आपको जो उसने लाइन से दिया, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, कैरेज, सेल्स गिवन है 140, 112। अरे जो है भैया वो तो डालो, क्या दिक्कत है, ये सुनो। फिर क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन आप पुट करिए। जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसे पुट करो क्योंकि हर चीज़ की स्टेप मार्किंग हो रही है, समझ में आया। अब देखो सीधी सी बात, परचेज गुड्स ट्रांसफर, बी ने ए को ट्रांसफर किए, बी ने ए को ट्रांसफर किए तो भैया ए ने रिसीव किए। बी ने अगर ए को ट्रांसफर किए तो ए ने रिसीव ये ले, ए के लिए एक तरह से क्या है, परचेजेस, देखो, और बी के लिए एक तरह से क्या है, सेल्स। हाँ या ना, गलत कह रहा हूं भाई, आप देखो ना, ए के लिए परचेजेस हो गई और बी के लिए एक तरह से क्या हो गई, सेल्स हो गई। सेम वे ए ने बी को किए, मतलब बी के लिए परचेजेस हो गई, बी के लिए क्या हो गई, परचेजेस, और इसके लिए सेल्स। समझ में आया। इसके बाद फिनिश गुड ट्रांसफर ए ने बी को किया तो बी के लिए क्या हो गई, परचेजेस। भाई ए ने बी को किए ना तो बी के लिए एक तरह से क्या हो गई, बाय ए टू बी 35,000, मतलब बी के लिए एक तरह से परचेजेस हो गई 35,000 रुपए की। ये सुनो, देखो इधर 35,000 डाल रखा है परचेजेस में और इसने इतनी सेल्स में। सेम वे 40,000 वाली फिगर, ठीक है। रिटर्न ऑफ फिनिश गुड, ए ने बी को रिटर्न किए तो बी के लिए क्या हुआ, ए ने बी को रिटर्न किए तो बी के लिए सेल्स रिटर्न हुआ और ए के लिए परचेज रिटर्न हुआ। ये सुनो, ए के लिए क्या है, परचेज रिटर्न, कितने का, 10,000 का। तो या तो आप परचेजेस में से माइनस कर दीजिए या अपोजिट साइड दिखाइए, तो अपोजिट साइड दिखा रखा है इसमें, समझ में आया। देखिए सारी फिगर्स जो है हमारी ऑलमोस्ट जो है वो हो चुकी। फिनिश गुड्स रिटर्न हो गया आपका 10,7, ठीक है, और यहाँ पे 10,7, समझ में आया, श्योर। तो यहाँ तक तो हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई। देखिए ये लास्ट वाला दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ए टू बी अगर है तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री डलेगी। बी के लिए क्या है, सेल्स रिटर्न, और ए के लिए क्या है, परचेज रिटर्न। तो ये देखो इसने यहाँ 10,000 डाल रखा है परचेज रिटर्न, अपोजिट साइड बी ने यहाँ पे डाल रखा है सेल्स रिटर्न, क्योंकि वहीं से माइनस करें अपोजिट साइड डालें, बात एक ही। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, यस और नो, श्योर। अब देखो बात आती है बेसिकली हमें स्टॉक रिजर्व निकालना है, यस और नो। अब देखिए स्टॉक रिजर्व के लिए उसने क्या बोला है, बड़े ध्यान से एक चीज़ देखनी है। फिनिश्ड गुड एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस एंड दैट 20% ऑफ फिनिश स्टॉक एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेड फिनिश गुड रिसीव फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट। मतलब ये जो 24,000 रुपये है इसका 20% जो है वो डिपार्टमेंट बी से आया है। सेम वे अगर आप बात करें इस 14,000 में से जो 20% है दैट इज 2,800 रुपये, वो आया है कहाँ से, डिपार्टमेंट ए से, ठीक है। अब इस पे स्टॉक रिजर्व निकालना है, वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जीपी रेशियो निकालनी पड़ेगी। ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता है, तो देखिए सेल्स
प्लस जो दूसरे डिपार्टमेंट से हमारे पास हमने ट्रांसफ़र किया है, देखो ये भी सेल है, प्लस जो हमने दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया है फिनिश गुड्स कितने के 35,000 के, दिस इज ऑल्सो लाइक अ सेल फॉर अस। तो 140 प्लस 35, यस और नो, प्लस सेल्स रिटर्न इज देयर, यस और नो। तो देखिए हमने 7,000 का अपोजिट साइड में लिखा था सेल्स रिटर्न, तो ये आ गया नेट सेल्स। इस पे प्रॉफिट कितने 38,500, दिस इज नेट सेल्स, तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सेम वे बी के लिए कितना आ गया 32.394%। भाई सेल्स गिवन है भाई, ये देखो। फिर इसने ये जो बेचा था 40,000 और इसका रिटर्न आया था कितना 10,000, इसकी जीपीआर। अब डिपार्टमेंट ए के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है 4800 का, ये डिपार्टमेंट बी से आया है, तो डिपार्टमेंट बी ने उस पर कितना कमाया 32.394%, तो 1,555। सेम वे डिपार्टमेंट बी के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है 2800 रुपये का, वो कहाँ से आया, डिपार्टमेंट ए से आया, यस और नो। डिपार्टमेंट बी पे बेटा 2800 का स्टॉक है, वो ए से आया, तो ए ने उस पर कितना कमाया है 641, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। ये देखिए 2196। अब ये कंसोलिडेटेड बना रखा है, इसमें कुछ नहीं है, दोनों को ऐड करके सेल्स लिख दी, दोनों को ऐड करके देखिए यहाँ पे स्टॉक लिख दिया, परचेजेस लिख दी, वेजेस लिख दी, दिख रहा है आपको, कैरेज लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। जो म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर गई हैं, वो कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आती। ये जो परचेज गुड ट्रांसफ़र है, फिनिश गुड ट्रांसफ़र है, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड है, ऐसी जितनी भी कंसोलिडेटेड ट्रांजैक्शंस, जो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गई है, कंसोलिडेटेड का मतलब होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक मानकर, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक मानकर। तो जो भी कंसोलिडेटेड ट्रांजैक्शन है वो नहीं आती कंसोलिडेटेड के अंदर। वाई सो आप देखिए, अगर लेते भी हैं यहाँ 10.8 है, उसकी अपोजिट पोस्टिंग आप देखेंगे यहाँ हमने कर रखी है 10.8, लेके फ़ायदा ही नहीं है ना। यहाँ 40-35 है, यहाँ 35-40, हमने उसकी क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री उसी में क्रेडिट साइड कर रखी है। अब आप दोनों को मर्ज करेंगे तो बात एक ही हो जाएगी। कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए सिर्फ हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि जो म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो उसमें रिकॉर्ड नहीं होती। ये मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा जब एडवांस अकाउंट्स में आपको मैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर हम वहाँ पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्योंकि जस्ट एक रेफरेंस आ गई है कंसोलिडेटेड की, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कंसोलिडेटेड के अंदर म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। द रीज़न इज ओनली वन। अगर आप लिखेंगे भी, आप डेबिट क्रेडिट दोनों को आप इधर डेबिट करेंगे उधर क्रेडिट करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ तो 2 कॉलम थे ना, यहाँ तो सिंगल कॉलम है। आप लिखोगे कैसे, आप टोटल करो 17 लिखोगे, इधर भी आप 17 लिखोगे, तो बात तो एक ही हो गई, कट ही गया वो अल्टीमेटली। इसलिए म्यूचुअल ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती। ज़्यादा अच्छा मैं आपको होल्डिंग सब्सिडरी में समझाऊंगा जब वहाँ पढ़ाऊंगा, अभी आप इतना समझिए, ठीक है। तो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन जो है ये इसके अंदर नहीं आएंगी, बाकी सब कुछ आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, स्टॉक रिजर्व हमने कैंसिल कर ही दिए, दैट्स इट। समझ में आई बात? श्योर। तो क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन एस्पेक्ट जो था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व ये आपको बहुत अच्छे से आता है। मेन था कंसोलिडेटेड वाला, जिसकी वजह से मैं करवा रहा था कि म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगी। बाकी तो सारी बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आपको मेरे से ज़्यादा अच्छा आता है। थैंक यू। चलिए बच्चों, टाइप 5 करते हैं और बड़ी लाजवाब टाइप है ये। लाजवाब इन द सेंस आपको, चलिए क्वेश्चन करिए, समझ में आएगी लाजवाब क्यों है। ग्राम उद्योग अ रिटेल स्टोर हैज़ 2 डिपार्टमेंट्स। ग्राम उद्योग एक रिटेल स्टोर है, 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक खादी का और एक सिल्क का। फॉर ईच ऑफ विच स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट्स आर केप्ट। 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक स्टॉक अकाउंट और एक मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। All the goods supplied to each department are debited to the stock account. लाजवाब इसीलिए कि करना क्या है वो यहाँ से यहाँ तक आपको खुद ही बताएगा। कोई आपकी डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके खुद के ही कॉन्सेप्ट हैं जो कि उसने डिस्क्राइब कर दिए हैं। कैसे कि जो भी गुड्स सप्लाई होंगे किसी भी डिपार्टमेंट को, वो डेबिट किए जाएंगे उसी के स्टॉक अकाउंट में, और किस वैल्यू पे डेबिट किए जाएंगे वो भी बता दिया। वो डेबिट किए जाएंगे आपका कॉस्ट प्लस अ मार्कअप, कॉस्ट के साथ मार्कअप जोड़ के, विच टुगेदर मेकअप द सेलिंग प्राइस। मतलब स्टॉक अकाउंट में जब डेबिट करना है तो किस पे डेबिट करना है, सेलिंग प्राइस पे ऑफ द गुड्स, एंड इन अकाउंट
ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ द गुड आर क्रेडिटेड, और जो भी सेल प्रोसीड्स आएंगी वो क्रेडिट करनी है। इन शॉर्ट देखो, कोई आपको अपने दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन है दैट यू हैव टू फॉलो। वो कह रहा है आपको एक स्टॉक अकाउंट बनाना है जिसमें आप डेबिट करोगे कॉस्ट प्लस मार्कअप और क्रेडिट क्या करोगे, सेल प्रोसीड्स ऑफ स्टॉक। मैंने कहा था ना लाजवाब क्वेश्चन है ये। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, नोट डाउन कर लेना, इसकी समरी मैंने बना दी आपके लिए। द अमाउंट ऑफ मार्कअप इज क्रेडिटेड टू द डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट, और ये जो मार्कअप आपने यहाँ कॉस्ट में ऐड किया है ना, इस मार्कअप को आपको क्रेडिट करना है एक मार्कअप अकाउंट के अंदर। क्वेश्चन में ही सब कुछ बता रहा है, आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जिसने बुद्धि लगाई वही इस क्वेश्चन में परेशान हो जाएगा। वट एवर द इंस्ट्रक्शंस have been provided in the question that you have to follow that set, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एनी गुड्स इज रिड्यूस्ड, अगर सेलिंग प्राइस किसी भी गुड्स का रिड्यूस होता है बिलो इट्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस, द रिडक्शन मार्क्ड डाउन, तो जितना भी मार्क डाउन होगा वो एडजस्ट करना है स्टॉक अकाउंट में भी और डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट में भी। मतलब सपोज अगर किसी का सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुआ तो उसको एडजस्ट करना है स्टॉक अकाउंट और मार्कअप में। एडजस्ट करने का मतलब स्टॉक अकाउंट में मार्कअप डेबिट किया था तो स्टॉक अकाउंट में एडजस्ट करने का मतलब अपोजिट साइड क्रेडिट कर देना। भाई रिड्यूस हो गया ना, तो अब एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है, जो पहले किया था उसका अपोजिट करो। और मार्कअप अकाउंट में आपने क्रेडिट किया था मार्कअप, तो अब क्योंकि वो रिड्यूस हो गया है तो उसे एडजस्ट करो, मतलब मार्कअप अकाउंट में डेबिट करो। यहां तक अगर मेरी किसी भी बात पे डाउट है वीडियो दोबारा देख लो, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन लिखी थी वो मैंने आपको पहले सिंप्लीफाई करके साइड में भी लिख दी कि करना क्या, और आपको करना यही है जो क्वेश्चन में बोला है। कोई इसमें डेबिट क्रेडिट आपसे आज तक जो सीखा है वो नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि लाजवाब टाइप है ये। द रेट ऑफ मार्कअप फॉर खादी इज 33.5% ऑन कॉस्ट एंड फॉर सेल डिपार्टमेंट इज 10% ऑन कॉस्ट। फिर आपको सारी उसने डिटेल्स दे दी जिसको हम यूज करेंगे। पहले यहाँ तक कोई भी डाउट है तो कोई वीडियो दोबारा देख लो, नहीं है तो आगे बढ़ते। चलिए, खादी डिपार्टमेंट और सिल्क डिपार्टमेंट, सबसे पहले सिल्क करवाते हैं। 18,600 का स्टॉक है, चलो ये भी कर ही लेते हैं। 10,500 का स्टॉक है, तो खादी में कितना जोड़ना है, 33.5% ऑफ कॉस्ट, और इसमें कितना जोड़ना है, 50% ऑफ कॉस्ट। यस और नो? तो सिल्क में देखिए सबसे पहले बैलेंस पीडी कॉस्ट 18,600 थी, 50% जोड़ देंगे, कितना हो गया, 27,900। भाई उसने बोला मैं क्या करूं कि स्टॉक अकाउंट डेबिट करो कॉस्ट प्लस मार्कअप से। वही वाली बात है, तुम अगर दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे। परचेजेस 93,400 सिल्क का कर रहे हैं अभी, तो परचेजेस 93,400 मार्कअप, और देखो जो मार्कअप यहाँ आप ले रहे हो 9300 46,700 वो एज इट इज आप यहाँ क्रेडिट कर रहे हो जो उसने क्वेश्चन में कहा। ये देखो एक बार क्वेश्चन आया, नया यूनिक क्वेश्चन आया, और जो कहा भैया वो करना है आपको। 7-8 नंबर का था। इस तरह का कोई एक यूनिक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं मिलेगा। फिर वही वाली बात आ जाती है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि दैट वी हैव टू फोकस ऑन द 90%, क्योंकि अगर हम 100% बनाने चलेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। सेल्स 125, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर खादी की डिटेल्स गिवन है। द स्टॉक ऑफ खादी ऑन January 1, जो January 1 को आपको स्टॉक गिवन है, इंक्लूडेड गुड्स द सेलिंग प्राइस ऑफ विच हैज़ बीन मार्क डाउन बाय 1260, जिसका सेलिंग प्राइस 1260 से मार्क डाउन है। तो बेसिकली खादी में आप आओ 10,500 है। अब कायदे से 10,500 में अगर मैं 1/3 जोड़ता हूँ, 10,500 का 1/3 निकालता हूँ, कितना आता है, 10,500 का 1/3 मेरा आता है 3,500 मार्कअप, ठीक है, जिसमें उसने बोला है मार्क डाउन करना है। कितना मार्क डाउन करना है वो भी उसने बता दिया, बड़ा अच्छा बच्चा। कितना बोला है, 1260 रुपये, ठीक है। तो 1260 आप इसमें से माइनस करो तो ये आता है 2240। तो इसलिए इसने 2240 लिया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन है, हम कुछ नहीं कर रहे भाई। हाँ 2240 आ गया, ठीक है। फिर इसकी परचेजेस हैं 75,900, तो उसमें हमने अपना 1/3 ऐड किया, ठीक है। इसकी सेल्स के बने 95,600 और ये 25,300 यहाँ पे आ गया। क्लियर यहाँ तक? शो आगे बढ़ते हैं। सर्टेन स्टॉक
ऑफ द वैल्यू 6900 परचेज्ड फॉर द खादी डिपार्टमेंट, जो कि खादी डिपार्टमेंट के लिए खरीदा गया था, वो लेटर ऑन इन द ईयर ट्रांसफर टू द सिल्क डिपार्टमेंट एंड सोल्ड फॉर 10,350। 6,900 रुपये का कोई माल जो कि हमने खादी डिपार्टमेंट के लिए खरीदा था, पर बाद में वो सिल्क डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हो गया और 10,350 में वो बिक गया। तो ले दे के कहानी ये है कि खादी डिपार्टमेंट से स्टॉक कम करना है, सब कुछ छोड़ो ना। ले दे के कहानी क्या है कि भैया वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और सिल्क डिपार्टमेंट में स्टॉक बढ़ाना है, ठीक है। तो कॉस्ट उसकी 6900 थी, खादी डिपार्टमेंट से स्टॉक कम करना है। खादी डिपार्टमेंट पे आओ, कहाँ गया भाई, ये रहा खादी स्टॉक कम करना है, क्रेडिट करूँगा 6900, क्योंकि मार्कअप लेते हैं तो उसका मार्कअप भी ले लेंगे यहाँ पे। और ये अब हमें सिल्क में बढ़ाना है, तो सिल्क में डेबिट होगा, लेकिन सिल्क का मार्कअप है 50%, तो वो 50% यहाँ आ जाएगा। ये 3450 आ गया, समझ में आ गया आपको। और ये यहाँ पे 2300 जो है वो इसका यहाँ डेबिट हो गया। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, क्वेश्चन जो कह रहा है वैसे कर रहा हूँ। और आप ये मत समझना इसके अंदर, अपनी बुद्धि मत लगा लेना कि जिस वैल्यू पे यहाँ क्रेडिट हुआ है सर उस वैल्यू पे यहाँ डेबिट होना चाहिए। भैया ये डबल अकाउंटिंग फॉलो ही नहीं कर रहा है, ये मेमोरेंडम अकाउंट्स बनवा रहा है, और जैसे कह रहा है वैसे बनाओ चुपचाप, बस दैट्स इट। यहाँ स्टॉक कम करना था कर दिया, वहाँ बढ़ाना था बढ़ा दिया। As a result, though the cost of the goods is included in the खादी department, the sale proceeds have been credited in the silk department. उसकी कॉस्ट जो है वो खादी में है, जबकि सेल प्रोसीड्स उसकी सिल्क में। ये हमने ठीक कर दिया इसको। आगे ये वाली लाइन हमारे लिए अब यूजलेस हो जाती है, कोई इसका हमें यूज फिलहाल तो नहीं है। During the year this to promote sales, the goods were marked down. मार्क डाउन किए गए कितने भाई, खादी में इतने के और सिल्क में इतने के। तो कॉस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, मार्क डाउन से हमें मतलब है। उसने बोला ना मार्क डाउन किया, मतलब इतनी वैल्यू कम करी। तो मार्क डाउन अगर है तो मार्क डाउन रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस हमें एडजस्ट करना है स्टॉक में और मार्कअप में। तो सबसे पहले सिल्क में कितना हुआ 2000, तो 2000 रुपये यहाँ पे कम कर दूंगा स्टॉक में और यहाँ पे डेबिट। सेम वे उसका 360 हुआ है, तो ये 360 और यहाँ पर 360। यस और नो, श्योर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद उसने क्या बोला, ऑल द गुड्स मार्क डाउन वर सोल्ड, सारे के सारे गुड्स बिक गए, अच्छी बात है, एक्सेप्ट सिल्क ऑफ द वैल्यू ₹5000 जिसपे मार्क डाउन हुआ था 1000। वो कह रहा है कि सारे के सारे जो भी मार्क्ड डाउन गुड्स थे सब बिक गए, कोई दिक्कत नहीं आई। वर सोल्ड एक्सेप्ट सिल्क में 5000 रुपये वैल्यू के गुड्स जिसको हमने मार्क डाउन किया था 1000 से। चलो भाई इसको भी देखते हैं। एट द टाइम ऑफ स्टॉक टेकिंग ऑन 31 दिसंबर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट खादी क्लोथ एट ए कॉस्ट ऑफ 390 वॉज मिसिंग एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ। तो चलो भाई इसको राइट ऑफ करते हैं, स्टॉक खत्म हो जाएगा, उसका मार्कअप ले लिया और इसका यहाँ पे मार्कअप हमने एडजस्ट कर दिया। यहाँ तक आप बताओ सबसे पहले किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर ये आपका बैलेंसिंग फिगर से स्टॉक अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सेम वे आपका यहाँ पर स्टॉक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से क्लोज हो जाएगा। स्टॉक अकाउंट एटलीस्ट आप पहले अपने क्लोज कर लीजिए। देखिए भैया जो क्वेश्चन में क्या है मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। अभी मैंने सिर्फ इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं किया, बाकी सब चीज़ों का मैं ट्रीटमेंट कर चुका हूँ इस लाइन को छोड़ के, बाकी मैं सब कुछ कर चुका हूँ। इसको मैं समझाता हूँ भी आपको, कोई दिक्कत परेशानी है तो देख लो आप एक बार दोबारा से, लेकिन यहाँ तक मैं आपको सारी बातें समझा चुका हूँ। क्वेश्चन बड़ा यूनिक है, इस चीज़ को मैं एडमिट करता हूँ और करना आपको पड़ेगा, कहीं एग्जाम में रिपीट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे शुरू करें। सबसे पहले खादी पे 8260 का स्टॉक बचा एंड दिस इज एट ए सेल्स वैल्यू। अगर देखा जाए अब हम मार्कअप बुक करते थे 1/3 ऑन कॉस्ट, यस और नो। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें कितने प्रॉफिट होंगे 8260, ये सेल्स वैल्यू पर है। अगर 1/3 ऑन कॉस्ट होता है तो 1/4 ऑन सेल होता है। अरे भाई ये बैलेंस ईडी जो है इसका बाइफरकेट थोड़ी ना किया हुआ है, मार्कअप इसमें एडेड है ना, तो एक तरह से सेल्स वैल्यू है और प्रॉफिट आप 1/3 ऑन कॉस्ट ले लेते हैं तो 1/4 ऑन सेल होगा। तो 8260 में कितने प्रॉफिट हैं, 8260 का 1/4 करिए, ये कितना आता है आपका 2065, ठीक है। तो ये देखिए 2065 आपने इसका बैलेंस लिख दिया। अरे भाई इसका बैलेंस निकलेगा तो मार्कअप अकाउंट में भी तो बैलेंस बचेगा।
एंड वट एवर द बैलेंस लेफ्ट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट कि हमने इतना मुनाफा कमाया। समझ में आई बात? श्योर, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंस समझ में आ गया आपको? जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है उसका मार्कअप आपने रिवर्स किया। अरे जब ओपनिंग का क्रेडिट करोगे तो क्लोजिंग का डेबिट नहीं करोगे, स्टॉक रिजर्व अकाउंट की तरह ही तो है ये, क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, सेम वे सिल्क वाले का। अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट है। उसने कहा जितने भी गुड्स मार्क डाउन किए थे सब बिक गए, लेकिन द वैल्यू ऑफ 5000 मार्क डाउन बाय 1000, सिर्फ 5000 वैल्यू के गुड्स जिनको मार्क डाउन किया था 1000, मतलब ये अभी कहाँ पर है? क्लोजिंग स्टॉक में है। तो जब आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 51350 का है, इसमें कुछ ऐसे गुड्स हैं जिन पे आपने 1000 मार्क डाउन किया हुआ है, मतलब कायदे से अगर उसकी वैल्यू होती तो कितनी होती? वो 52,350 होती, लेकिन क्योंकि आपने 1000 मार्क डाउन कर दिया है उसके ऊपर, जैसे यहाँ पे आपने किया था मार्क डाउन, उसमें से कुछ तो बिक गए, लेकिन कुछ अभी बचे हुए हैं जिसमें आपने मार्क डाउन 1000 किया था। मतलब अगर वो जेन्युइन वैल्यू पर होते, आज अपनी जेन्युइन वैल्यू अगर उनकी होती तो वो होती 52,350, और फिर क्योंकि आप यहाँ पर ले रहे थे कितना? 50% ऑफ कॉस्ट, ठीक है, दैट इज हाफ ऑफ कॉस्ट ले रहे थे, तो ऑन सेल कितना होता? 1/3 ऑन सेल होता। यस और नो? तो 52,350 का 1/3, 52,350 का 1/3 आप निकालेंगे तो वो आता है आपका बेसिकली 17,450। भाई मार्कअप अकाउंट का बैलेंस आपको निकालना 51350। इसमें कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसपे 1000 मार्क डाउन किया, ठीक है, एक बार आप जेन्युइन निकालो ताकि आप 1/3 करके नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल सको। उसके बाद उसमें से 1000 माइनस करो तो वो आपका 16450 आ जाएगा। फिर यहाँ आपकी बैलेंसिंग फिगर बचेगी जो P&L में जाएगी। ये चीज़ मुझे पता है आपको अभी एक बार में समझ में नहीं आई, दोबारा बताता हूँ। पूरे क्वेश्चन में सब कुछ हो जाता है, कहते हैं ना हाथी निकल गया पूंछ बची, ये वो पूंछ है जो फंस जाती है। ऑल द गुड्स रिटर्न मार्क डाउन, जो गुड्स मार्क डाउन हुए थे सब बिक गए, एक्सेप्ट सिल्क ऑफ द वैल्यू ₹5000। सिल्क में 5000 वैल्यू के ऐसे गुड्स हैं जिनको मार्क डाउन किया था 1000 से। ये सब कुछ ठीक है, इसमें 1000 रुपये मार्क डाउन हो रखा है नॉर्मल प्रोसेस से, मतलब नॉर्मली जो हम कर रहे थे 50% मार्कअप, उसमें से हमने 1000 मार्क डाउन कर दी, तो एक बार प्लस किया 52,350 उसकी नॉर्मल वैल्यू आ गई। अब देखो जो प्रॉफिट आप 1/3 ले रहे हो वो तो सारा नॉर्मल वैल्यू पे है ना, तो एक बार आप उसका 1/3 निकाल लो। भाई 50% ऑन कॉस्ट है तो 1/3 ऑन सेल होगा, हाँ या ना? 1740 नॉर्मल प्रॉफिट बनता। अब क्योंकि आपने 1000 मार्क डाउन किया था तो जेन्युइन प्रॉफिट फिर बने कितने? 16450, तो वो 16450 यहाँ लिया है हमने। 51350 में पहले 1000 ऐड करके उसका 1/3 निकाला और फिर 1000 माइनस किया। ये चीज़ थोड़ी सी आपको हो सकता है समझने में एक बार में दिक्कत आए, 2 बार 3 बार देखो इसे, क्योंकि आसान नहीं है, मुझे भी पता है। क्लासरूम टीचिंग के अंदर भी इस पॉइंट में सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट आता है, इसलिए कोशिश तो पहले मैंने देखी इतना समराइज आपको कर दिया चीज़ों को, इसीलिए कि आप इसे बहुत बेहतरीन तरीके से एक बार में समझ सकें। और इस चीज़ को 2 बार देख लीजिए, बेशक समझ में नहीं आ रहा तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन करके जरूर जाइएगा टाइप 5, ठीक है। बच्चों की भाषा में बोलूँ तो उसे खड़ूस टाइप बोल सकते हैं आप, लेकिन देखा जाए तो देखो सबसे सिंपल है, क्वेश्चन ही बता रहा है करना क्या है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया और फिर 2 घंटे बाद दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके हाथों में बैठ जाएगा। और आया तो कम से कम ये 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो आपको फ्री के मार्क्स दिलवाएगा। थैंक यू सो मच।